नमस्कार, मैं हूं आदर्श कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। आज ग्रेटर नोएडा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक मां अपनी बेटी को खो चुकी है और अब वह इंसाफ के लिए आंसुओं से सवाल कर रही है। क्या हमारा समाज इतना बेरहमी हो गया है? दहेज के लालच ने एक और बेटी की जिंदगी निगल ली और पीछे छोड़ गया बस आंसू, गम और गुस्सा। क्या अब भी हम चुप रहेंगे या इस हैवानियत के खिलाफ आवाज उठाएंगे? आए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी खबर जो सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं, पूरे समाज की संवेदनहीनता पर एक करारा तमाचा है। लक्ष्मी उम्र 27 साल, बुलंदशहर की रहने वाली थी। एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर बेटी जो एक निजी अस्पताल में बतौर नर्स काम करती थी। उसके सपनों को पंख मिले थे, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। लक्ष्मी की शादी हुई ग्रेटर नोएडा के मिक्सन ट्विंस सोसाइटी में रहने वाले सौरव राणा से, जो एक एमएनसी में काम करता था। शादी के शुरुआती दिन अच्छे रहे, लेकिन जल्द ही परिवार का असली चेहरा सामने आने लगा। तेवर बदल गए। लक्ष्मी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। उसे मायके भेजकर रुपये और एक बलेनो गाड़ी की मांग की गई। बेबस माँ बाप ने जैसे तैसे रकम जुटाई और बेटी को समझा बुझाकर फिर ससुराल भेज दिया। लेकिन वहां उसका और भी भयावह हश्र हुआ। लक्ष्मी को धमकाया गया, उसका जबरदस्ती गर्भपात कराया गया और नौकरी छोड़ने का दबाव भी डाला गया। धीरे धीरे उसकी आवाज खामोश कर दी गई। ना कोई फोन, ना कोई खबर। माँ बाप परेशान हो उठे। जब संपर्क नहीं हुआ तो परिजन खुद ग्रेटर नोएडा पहुंचे, लेकिन वहां लक्ष्मी के घर पर ताला लगा मिला। इसी बीच एक निजी अस्पताल से फोन आया, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। इस खबर ने माता पिता की दुनिया उजाड़ दी। छोटी बहन सदमे में है। परिवार बस एक ही बात कह रहा है, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी लक्ष्मी के गुनहगारों को सजा मिले। सर, उनका दहेज के लिए हत्या की गई है उनके ससुराल वालों ने। कैसे जानकारी मिली आपको? मेरे को जानकारी मिली, मेरी मम्मी बात कर रही थी, वो कॉल करते बात करते करते कट गया। उसके बाद जब हम लोगों ने घंटे डेढ़ घंटे बाद ट्राई किया फोन, तो वो कोई कॉल नहीं उठी। मम्मी ने मुझे कॉल किया कि तेरी बहन कॉल नहीं उठा रही है। बाद में जब मैंने कॉल किया मेरी बहन के पास, तो उसने मेरी भी कॉल नहीं उठाई। देन उसके बाद मैंने उसके पति सौरभ है उनके पास कॉल किया, उन्होंने भी मेरी कॉल नहीं उठाई। उनके जेठ हैं, उन्होंने भी मेरी कॉल नहीं उठाई। इत्तेफाक से उनकी जिठानी का नंबर मेरे पास था, तो उन्होंने मेरी कॉल उठाई। तब मैंने उनको बोला अपने पति से मेरी बात कराओ, वरना हम लोग ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं। तब उन्होंने मेरे से बोला मैं तो अपने घर आई हूँ, अभी आई हूँ। मैंने कहा आप इतनी जल्दी अपने घर भी पहुंच गए, रात तक तो आप वहीं थे? कि नहीं, मैं अभी आई हूँ, अभी मुझे छोड़कर अभी आई हूँ। मैं 12 बजे अपनी बड़ी बहू वहाँ से हटा दिया अपने घर से, कि मैं 12 बजे निकल गई थी घर से। मैंने कहा ठीक है। 28 तारीख की बात है ये, 29 की बात है ये सर, कि मैं 12 बजे निकल गई हूँ। और 28 की रात में मेरी बात हुई थी मेरी बहन से 9 बजे। उसके बाद जब मेरी बात हुई है उनसे, तो मैंने बोला अपने पति को बोलो मेरी कॉल उठाएं, तुम्हारा नंबर तो वो उठा लेंगे। उसके बाद जब मैंने उसकी जिठानी की कॉल कट गई, दोबारा कॉल की, तो उसकी जिठानी की जो भाभी है उन्होंने मेरा कॉल उठाया है कि वो तो है नहीं यहाँ पर अभी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जब मैंने वहाँ बोला कि हम लोग आ रहे हैं, उसके बाद भाई ने कॉल किए, कॉल पे कॉल किए। इत्तेफाक से एक वीडियो कॉल उठी है, उसमें हमारी बहन हमें मृत अवस्था में पाई गई है वहाँ पे, वो भी घर पे ही, आधे बेड पे आधे बेड के नीचे। फोटो ऐसा था कि बेहोश थी वो बिल्कुल। मैं नर्सिंग स्टाफ को मैंने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर अब कुछ है नहीं। उसके बाद मैंने बोला कि इसको CPR दो, ब्रेथ टू ब्रेथ दो, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम लोग नहीं देंगे, हम लोग हॉस्पिटल मैंने बोला हॉस्पिटल लेके जाओ, कि हाँ थोड़ी देर में लेके जाना। उसमें भी उन्होंने थोड़ी देर वो हॉस्पिटल इंतजार करते रहे घर पर ही, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं लेकर पहुँचे। उसके बाद हम लोग जैसे ही पहुँचे तो हाँ, शादी कब हुई थी और 28 नवम्बर में 2023। और क्या करती थी? वो भी मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट में मेरे साथ वर्किंग की स्टाफ नर्स। हाँ जी, इन लोगों ने बाद में शादी के बाद 1-2 महीने तक पोस्ट की थी उन्होंने वहाँ पे। उसके बाद ये लोग दबाव बनाने लगे, घर का काम करो, घर का काम करो। क्या करते थे? वो ग्राफिक्स कंपनी में, IT कंपनी है, वहाँ पे वर्किंग है, PA पोस्ट पे। तो इस सब के पीछे क्या मतलब है? सर, दहेज के लिए हत्या की गई है। बीच में जनवरी में मेरी बहन ने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था ये लोग उस पर दबाव बना रहे हैं। और मैंने अभी भी कुछ टाइम पहले कुछ पैसे दिए हैं उसको, 80-85 हजार।
तो क्या उनके कोई बच्चे का भी इशू है कोई था? बच्चे का इशू था सर। उन्होंने जनवरी में प्रेगनेंसी कंसीव की थी। फरवरी में इनकी सास ने कहीं पर दिखाया था किसी छोटी गायनी क्लिनिक में। वहाँ पे उनको मीजोप्रोस्टेट करके टैबलेट खिलाई गई थी, जिसमें कि उन्हें पता था प्रेगनेंसी है और ये प्रेगनेंसी को बेकार कर देगी। अबॉर्ट कर दिया। अबॉर्ट इसलिए करवाया गया, उनकी बड़ी बहू, मैंने खुद कॉल पर सुना ये चीज, उनकी जो बड़ी बहू है वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा, तो उनकी फैमिली में कौन कौन है? उनकी फैमिली में मेरी बहन की सास है, ससुर हैं, जेठ हैं, जेठानी है, एक देवर रहता है और मेरी बहन के पति और सब एक साथ? हाँ, एक फ्लैट में रहते थे। अभी इनका फ्लैट अलग हुआ था। तो क्या इससे पहले भी कोई झगड़े की शिकायत या किस तरीके की डिमांड की शिकायत कोई? डिमांड की शिकायत तो उनकी तरफ से खुल के नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी बहन मुझसे पैसे मांगती थी, कहलवाते थे मेरी बहन से। आपकी सिस्टर ने क्या पास आउट किया था? मेरी सिस्टर ने GNM कर रखा है, नर्सिंग डिप्लोमा है। तो आप लोगों ने FIR करा दी? हाँ, मैंने FIR करा दी है। परिजनों ने सूरजपुर थाने में FIR दर्ज कराई। आरोपी पति सौरभ राणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ससुराल पक्ष के ऊपर दहेज हत्या मामला दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल ये है, कब तक लक्ष्मियों की चिताएं जलती रहेंगी? कब तक दहेज की आग बेटियों को लीलती रहेगी? ये सिर्फ एक बेटी की कहानी नहीं, ये उस हर माँ बाप की पुकार है जो अपनी बेटी के सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, लेकिन इस समाज के लालची हाथ उन्हें जमीन में दफना देते हैं। दहेज एक अपराध है, पर खामोशी उससे भी बड़ा गुनाह। रेड 7 न्यूज पर हम ऐसे हर सवाल को उठाते रहेंगे जो समाज को आईना दिखाए। आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।